नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम मापन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि मापन का उपयोग कहाँ-कहाँ यानी किन-किन क्षेत्रों में तथा क्यों किया जाता है तथा उनका मानकीकृत होना क्यों आवश्यक है। तो उसी को आगे बढ़ाते हम सबसे पहले मापन का अर्थ देखेंगे। मापन का अर्थ, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। मापन की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं घटनाओं या तथ्यों को नियमानुसार अंक प्रदान किए जाते हैं। सेकंड है, मापन के अंतर्गत किसी वस्तु का मापन न कर उसकी विशेषताओं व गुणों का मापन किया जाता है। फिर है, मापन के अंतर्गत वस्तु के परिमाणात्मक स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। फिर है, मापन द्वारा छात्र के शरीर की लंबाई, स्वास्थ्य, आयु, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व, संवेग आदि आयामों के लिए प्रतीक प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार मापन क्या है? मापन एक ऐसा पद है या एक ऐसा प्रत्यय है जिसका तात्पर्य किसी वस्तु, घटना आदि को किसी नियम के अनुसार अंकित स्वरूप यानी आंकिक स्वरूप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। मापन एक ऐसा प्रत्यय है जिसका प्रयोग मानव प्राचीन काल से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में करता आ रहा है। चाहे मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पर मापन का प्रयोग होता है। जैसे सब्जी वाला अपने क्षेत्र के अंतर्गत मापन का प्रयोग करते हैं। जब भी वो कोई सब्जियां बेचेगा तो उसके लिए क्या करेगा, उसे तोलना पड़ेगा। और तोलना क्या है? उनका माप करना। यानी सब्जी वाला क्या करता है? सब्जी बेचता है। डॉक्टर शरीर का तापमान मापता है। दूध वाला दूध नापता है। आदि के लिए किलोग्राम, थर्मामीटर, लीटर जैसे मानकों की आवश्यकता होती है। कुछ क्षेत्र मानव जीवन के ऐसे भी होते हैं जहाँ किसी मानक की आवश्यकता नहीं होती, जैसे शिक्षा, मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र। मापन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें छात्रों की सफलताओं का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें छात्रों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक गुणों का परीक्षण सम्मिलित होता है। अब आगे है मापन की परिभाषाएं। डेफिनेशंस ऑफ मेजरमेंट्स। एस स्टीवेंस के अनुसार इन्होंने क्या बताया है मापन को, कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। स्टीवेंस बताते हैं कि जो मापन है वो क्या है, कि वस्तुओं को अंक प्रदान करना। कोई भी जैसे सब्जी वाला सब्जी बेचता है तो वो सब्जी ऐसे तो उठा के नहीं देगा ना, उसको क्या करेगा, पहले वो तराजू में तोलेगा। तो उस तराजू में तोलने के बाद में वो क्या हो गया कि वो 1 kg है या 2 किलो है, 3 किलो है, उसका अंक प्रदान कर दिया। तो स्टीवेंस बताते हैं कि जो भी हमारे जो स्वीकृत नियम हैं उनके अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। फिर है नेक्स्ट, कैंपबेल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तु या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। कैंपबेल कहते हैं कि वस्तुओं घटनाओं को आंकिक स्वरूप न देकर के उनको प्रतीकों में व्यक्त करना, चिन्हों में व्यक्त करना क्या है, मापन है। फिर है जैसी ननले के अनुसार, ननले क्या बताते हैं मापन को, वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियमों को मापन कहते हैं, जिसके द्वारा वस्तुओं की विशेषताओं का परिणाम निर्धारित होता है। ननले क्या बताते हैं कि जो वस्तुएं, जो घटनाएं हैं, उनकी विशेषताओं का जो परिणाम है वो किस तरीके से निकला है, मापन के माध्यम से। यानी मूल्यांकन, आंकलन जो भी किया जाता है उसके माध्यम से, जो भी नियम बनाए गए हैं मापन के, उसके माध्यम से जो भी वस्तुओं की विशेषताएं हैं उनका परिणाम निर्धारित करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अब है मापन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट्स। पहला है मूल्यांकन में सहायक। मापन क्या करता है, किसी भी वस्तु का मूल्यांकन करना, किसी भी क्षेत्र का मूल्यांकन करना, उसमें मापन सहायक होता है। फिर है
वैज्ञानिक प्रगति का आधार। मापन क्या है? वैज्ञानिक प्रगति का एक मुख्य आधार है। इसी के माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र की प्रगति का आधार निर्धारित कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में किस तरीके की प्रगति हो रही है, हम उसका मापन कर सकते हैं। फिर है वस्तुनिष्ठता। यह एक अच्छी मापन विधि की प्रथम व मुख्य विशेषता होती है। किसी परीक्षण को वस्तुनिष्ठ उसी समय कहा जा सकता है जब बार बार परीक्षण का प्रयोग करने पर भी उसके द्वारा एक ही अंक प्राप्त हो। मतलब इसका क्या है कि जब हम जो हमारा एक परीक्षण है, अगर हम उस एक परीक्षण को बार बार किसी के ऊपर डाल रहे हैं, जैसे हमने पहले परीक्षण डाला, उसका रिजल्ट हमें पता है क्या आ रहा है, अगर दोबारा वह परीक्षण डालने के बाद में भी सेम परीक्षण का सेम रिजल्ट आता है तो क्या कहलाएगा कि यह परीक्षण वस्तुनिष्ठ है। फिर है नेक्स्ट वैधता। वैधता परीक्षण की वह मात्रा है जिस मात्रा तक वह उस वस्तु को मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। परीक्षण की वैधता हमें यह बताती है कि क्या परीक्षण हमारे उद्देश्य के लिए सही वस्तु को मापता है। फिर नेक्स्ट है विश्वसनीयता। कोई भी मापन उस सीमा तक विश्वसनीय होता है जिस सीमा तक वह बार बार प्रयोग करने पर भी एक समान ही परिणाम प्रदान करे। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब कोई परीक्षा किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को बार बार दिए जाने पर भी एक से ही अंक दे तो ऐसी परीक्षा को क्या कहते हैं? हम विश्वसनीय परीक्षा कहा जाता है। फिर है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता का तात्पर्य क्या है? कि व्यवहारिकता का तात्पर्य है कि परीक्षा का प्रयोग अंकन तथा प्राप्त किए अंकों की व्याख्या में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मापन शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए सुविधाजनक एवं व्यवहारिक होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मापन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें फर्स्ट है छात्रों तथा शिक्षकों को प्रोत्साहन। इसमें क्या है? छात्रों को अध्ययन के लिए, छात्र क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए अध्ययन के लिए, तथा शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षण प्रदान करते हैं, यानी शिक्षा का कार्य करते हैं। तो ये छात्रों को अध्ययन के लिए तथा शिक्षक को शिक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी शिक्षक को तो क्या करता है कि शिक्षण का कार्य करने के लिए कि छात्र को किस प्रकार से पढ़ाना है या अध्ययन कराना है उसके लिए प्रोत्साहित करता है। फिर है पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों आदि में आवश्यक सुधार। इसके आधार पर पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों आदि में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। फिर है छात्रों की बुद्धि, क्षमताओं, दृष्टिकोण, कुशलताओं, रुचियों आदि की जांच। मापन के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम छात्रों की बुद्धि, उनकी योग्यताओं, क्षमताओं, दृष्टिकोण, कुशलताओं, रुचियों आदि की जांच की जा सकती है। फिर है छात्रों को आत्म मूल्यांकन का अवसर मिलना। इसके द्वारा छात्रों को आत्म मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है। फिर है नेक्स्ट छात्रों व शिक्षकों की प्रभावशीलता को इंगित करना। मापन के माध्यम से क्या कर सकते हैं? हम छात्रों व शिक्षकों की प्रभावशीलता को इंगित कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि उनमें कहाँ उनकी जो शिक्षकों की और छात्रों की जो प्रभावशीलता है वो कौन से क्षेत्र में है, उन्हें किस तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। फिर है मापन द्वारा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता को समझना। विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता को समझना। मापन द्वारा क्या किया जा सकता है? मापन द्वारा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम, जो भी विद्यालय में शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, हम उनकी उपयोगिता को समझ सकते हैं या और समझा भी सकते हैं। फिर है नेक्स्ट शिक्षण में सुधार संभव। मापन क्या करता है?
सॉरी, मापन शिक्षण में सुधार लाता है। अध्यापक को मापन द्वारा अपनी कमियां ज्ञात होती हैं, जिससे वह अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार करके उसे और अधिक प्रभावशाली बना सकता है। जब हम मापन के माध्यम से अपनी कमियों को देखेंगे, मापन जब हम करते हैं तो हमें क्या पता लगता है, हमें अपनी कमियां पता लगती हैं। हम उन कमियों को दूर करके अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है शैक्षिक निर्णय लेने हेतु आवश्यक एवं उपयोगी। मापन क्या करता है? मापन हमें उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए क्या करता है? निर्णय लेने के लिए हमें मजबूत बनाता है कि हमें किस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए। इसलिए मापन क्या है? उचित शैक्षिक निर्णय के लिए अत्यंत आवश्यक एवं उपयोगी होता है। और फिर लास्ट है व्यावसायिक एवं शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श देना। मापन के माध्यम से क्या होता है? मापन के माध्यम से छात्रों को उचित व्यावसायिक एवं शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श प्रदान किया जा सकता है, जिनका उपयोग करके छात्र आगे भविष्य में अपने क्षेत्र को चुन सकते हैं कि उन्हें कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मापन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स। मापन के 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है मानसिक या सामान्यीकृत मापन, मेंटल और नॉर्मेटिव मेजरमेंट। सेकंड है भौतिक या निरपेक्ष मापन, फिजिकल फॉर एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स। और थर्ड है इप्सेटिव मापन, मेजरमेंट्स। तो जो फर्स्ट है हमारा मानसिक या सामान्यीकृत मापन, वो क्या होता है? इसके अंतर्गत व्यक्ति के मानसिक गुणों, मनोवृत्तियों व आदतों का मापन किया जाता है। और इसे हम एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मानकीय मान, जिसे हम क्या करते हैं? प्राप्त मान। जो भी हमें मान प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इनका कहते हैं मानकीय मान भी कहते हैं। और ये क्या होता है? मापन की इकाई का निश्चित न होना। इस वाले मापन के अंदर कौन से मापन में? मानसिक या सामान्यीकृत मापन के अंतर्गत मापन की इकाई निश्चित नहीं होती है। इसके अंतर्गत किसी परम शून्य का न होना। इस इकाई के, इस मापन के अंतर्गत कोई भी परम शून्य नहीं होता है, इसलिए इसके परिणामों की व्याख्या गणितीय आधार पर नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए जैसे एक छात्र है जिसको गणित के अंतर 30 अंक प्राप्त हुए, लेकिन इसके द्वारा किसी वास्तविक तथ्य की सूचना नहीं मिल पाती है। लेकिन किसी उपलब्धि परीक्षण के पद पर यदि हम उसे मार्किंग दें 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 अंक प्रदान किए जा सकते हैं। अब यह परीक्षण कुछ छात्रों को दिया जाए तो प्रत्येक छात्र की प्राप्त अंकों का औसत मान क्या होगा? सबका अलग अलग होगा, एक तो नहीं हो सकता उनका। तो ये क्या कहलाएगा? मानसिक या सामान्यीकृत मापन। अब नेक्स्ट है हमारा भौतिक या निरपेक्ष मापन। इसके अंदर ऐसी वस्तुओं का मापन किया जाता है जो भौतिक रूप से वातावरण में उपस्थित होती हैं। इसके अंदर मापन की इकाई निश्चित होती है, इसमें परम शून्य की स्थिति विद्यमान होती है। मापन की प्रकृति निरपेक्ष होती है, इसलिए मापन में परिशुद्धता अधिक होती है। किसी वस्तु का पूर्णतः मापन संभव होता है इसके अंतर्गत, और मापन में आनुपातिक स्तर का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी एक उदाहरण दिया जा सकता है कि जैसे बालक की उपलब्धि का परीक्षण किया जाए, तो जैसे उस बालक को कोई परीक्षा दी गई, उस परीक्षा में उसे 0 अंक प्राप्त हुए, लेकिन उस जो प्रश्न उससे पूछे गए थे उस परीक्षा में, वो क्या था? उसके सिलेबस में ही नहीं थे। तो उसने वह सिलेबस, हम ये तो नहीं कह सकते कि उसने सिलेबस नहीं पढ़ा इसलिए उसके 0 अंक आए, लेकिन हम यह तो कह सकते, यह भी नहीं कह सकते कि उसने सिलेबस नहीं पढ़ा या कुछ भी नहीं पढ़ा। उसने कुछ तो पढ़ा था, लेकिन जब उसने जो चीज़ पढ़ी उसके अंतर्गत वो क्या था कि उससे संबंधित में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो उसके अंदर नहीं थे, इसलिए उसे 0 अंक प्राप्त हुए। फिर है नेक्स्ट इप्सेटिव मापन। सर्वप्रथम इस मापन का प्रयोग रेमंड कैटल के द्वारा किया गया था।
मानसिक मापन के विपरीत का माप यह है, जो हमारा पहला मापन है मानसिक या सामान्यकृत मापन, इसका बिल्कुल विपरीत मापन होता है। इसके अंतर्गत कई बार व्यक्ति को बाध्य चयन करना पड़ता है। कई बार छात्र को किसी मजबूरी के अंदर कुछ ऐसा चुनाव करना पड़ता है जो उसे मजबूरी में लेना पड़ता है। वो अपनी मर्जी से उस कार्य को नहीं करता बल्कि मजबूरी में करता है। ऐसे ही कैटल महोदय ने इसे एब्सेटिव मापन की संज्ञा दी है। मतलब जो कार्य हम इसके अंदर मजबूरी में करें, जिसका चयन हम मजबूरी में कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? एब्सेटिव मापन कहते हैं। व्यक्ति के समक्ष कुछ कथन या समस्याएं दी जाती हैं। इस मापन के अंतर्गत क्या करा जाता है कि छात्र को कुछ कथन या समस्याएं दी जाती हैं। फिर एग्जाम्पल के लिए इसमें व्यक्ति को या छात्र को कुछ कथन या समस्याओं को वरीयता क्रम प्रदान करने होते हैं। जैसे कुछ कथन दे दिए गए, उसमें उस छात्र को कहा जाएगा कि इन्हें अपने अनुसार क्रम में लगाइए। आप इस कौन से कथन को कौन सा क्रम देना चाहते हैं। अब जैसे उन्हें क्रम दे 1 2 3 4 5, इन क्रम को किसी अपने अकॉर्डिंग उन्हें करना है। और जो क्रम एक बार किसी को दे दिया जाए, अगर जो भी क्रम है, जैसे छह आपको संख्या दी गई हैं, उनको आपको जो कथन 6 दिए गए हैं उनको क्रम में विभाजित करना है। तो लेकिन जो एक क्रम किसी भी कथन को दे दिया गया, जैसे 5 नंबर का कथन है, वो किसी कथन को दे दिया गया, तो उस नंबर को आप दोबारा से उसको यूज नहीं कर सकते हैं, किसी को दूसरे को वह नंबर प्रदान नहीं कर सकते। अर्थात अगर आपने एक क्रम किसी कथन को दिया, यानी 5 या 1 कोई भी क्रम किसी कथन को दिया, तो अन्य को वह क्रम नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार प्रश्नों के चयन को बाध्य चयन प्रश्न कहा जाता है तथा इसके द्वारा मापन को एब्सेटिव मापन कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है मापन के कार्य, फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट। मापन के कार्य क्या है? पहला है भविष्यवाणी करना, टू प्रिडिक्ट। शिक्षा के क्षेत्र में भविष्यवाणी का बहुत महत्व है। व्यक्ति या बालक की वर्तमान क्षमताओं के आधार पर भावी विकास की भविष्यवाणी केवल मापन के आधार पर की जा सकती है। बालक की किस विषय में रुचि अधिक है, किसमें अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उसके आधार पर वह भविष्यवाणी में भविष्य में क्या बन सकता है, इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? छात्र की रुचि, योग्यता, कौशल को देख करके हम यह बता सकते हैं या भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अमुक छात्र आगे चल के भविष्य में किस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ेगा, किस क्षेत्र में अपना विकास करेगा। नेक्स्ट है तुलना करना, टू कंपेयर। मापन के द्वारा व्यक्ति या छात्रों को जो अंक दिए जाते हैं, उसके आधार पर उसकी एक छात्र या अनेक छात्रों से तुलना की जा सकती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच अंतरिम समानता ज्ञात करके उसकी तुलना की जाती है। इसके लिए मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग या विभिन्न विषयों में निर्मित उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आविष्कार करना, टू इन्वेंट। शैक्षिक अनुसंधान तभी पूरा होता है जब उसके लिए मापन उपकरणों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। मापन उपकरणों से तात्पर्य क्या है? मापन उपकरणों से तात्पर्य परीक्षणों से होता है। परीक्षण के द्वारा आंकड़े एकत्र कर उनका विश्लेषण कर नए अनुसंधानों की स्वीकृति मिलती है। नेक्स्ट है सलाह देना, टू एडवाइस। मापन का प्रमुख कार्य शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में विद्यार्थियों को सलाह देना है। व्यक्ति की विभिन्न रुचियों, क्षमताओं आदि का अध्ययन कर यह निश्चित किया जाता है उसे कौन से विषय लेने चाहिए। और लास्ट है इसमें निदान करना, टू डायग्नोज। जिस प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में निदान किया जाता है, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में निदान का तात्पर्य उपचारात्मक शिक्षण से है। शैक्षिक निदान प्रक्रिया जटिल होती है। इसके अंतर्गत परीक्षाओं द्वारा बालक की कठिनाइयों का ही पता नहीं चलता, वरन उसको दूर करने हेतु
उपचारात्मक शिक्षण भी दिया जाता है। डायग्नोस का मतलब है डॉक्टर के लिए, डॉक्टर क्या करता है, जैसे डायग्नोस यानी कि जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उससे सिम्टम्स पूछता है या उसकी बीमारी पूछता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। तब डॉक्टर जब मरीज उसको डॉक्टर को बताता है कि उसे ये परेशानी है, तब उसने क्या किया, ये कार्य क्या कहलाया, डायग्नोस करना। जब उसकी परेशानी से पता लग गई डॉक्टर को, तो उसका क्या करेगा, वह उसे उसका बीमारी को दूर करने के लिए उसका इलाज करेगा। तो ये हो गया उसका उपचार। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या होता है, शिक्षक क्या करेगा, पहले तो छात्र की जो समस्याएं हैं उनका पता लगाने की कोशिश करता है, यानी निदान करने की कोशिश करता है, उसे कारण जानने की कोशिश करता है। तो वहाँ तो हो गया निदान। अब उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो शिक्षक द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। यानी उन समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षक द्वारा जो कार्य किए गए वो उसका उपचार कहलाएगा। फिर है आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मापन के आवश्यक तत्व, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट। मापन के अंतर्गत व्यक्तियों या वस्तुओं के किसी गुण या विशेषता आदि का वर्णन किया जाता है। किसी गुण या विशेषता का वर्णन करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना अत्यंत आवश्यक होता है, जो मापन के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व 3 है। कौन कौन से हैं? पहला है गुण की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटी। व्यक्तियों या वस्तुओं के किस गुण का मापन करना है, इसके निर्धारण के पश्चात गुण को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना आवश्यक होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु की लंबाई, भार आदि की व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सभी के लिए इनका अभिप्राय एक ही होता है। परंतु शैक्षिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों के लिए यह उचित नहीं है। उदाहरण के लिए से बुद्धि शब्द का अर्थ सभी मनोवैज्ञानिक अलग अलग लेते हैं। कोई किसी कुछ के लिए बुद्धि क्या है, समायोजन की योग्यता है, कुछ के लिए सीखने की योग्यता है, कुछ चिंतन की योग्यता मानते हैं। अतः मापन करने से पूर्व मापनकर्ता के समक्ष यह पूर्ण रूपेण स्पष्ट होना चाहिए कि जिस गुण का मापन उसे करना है उस गुण का अभिप्राय क्या है। इस प्रकार पहले चरण में मापन का कार्य मापन किए जाने वाले गुणों की स्पष्ट व्याख्या करना है। सेकंड है गुण की कार्यकारी परिभाषा, वर्किंग डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। गुण की कार्यकारी परिभाषा तैयार करने के लिए उन संक्रियाओं को, उन तथ्यों को निश्चित करना होता है जिससे मापनकर्ता वांछित गुण की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति को पहचान सके। गुण की व्याख्या तथा कार्यकारी परिभाषा में घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कक्षा 1 के विद्यार्थियों की हिंदी भाषा की प्राप्ति के लिए शब्दों को पहचानने, लिखने तथा एक या 2 शब्दों को जोड़ने की योग्यता के द्वारा कार्यकारी रूप से परिभाषित किया जा सकता है। इसमें मापनकर्ता के लिए वे क्रियाएं बताई गई हैं जिनके द्वारा वह कक्षा 1 के विद्यार्थियों में हिंदी भाषा की मात्रा को व्यवहारिक रूप से ज्ञात कर सकता है। और नेक्स्ट है गुणों को इकाइयों के रूप में व्यक्त करना, इंटरप्रेट क्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। मापन के इस सोपान में, इस स्टेप में, इस चरण में संक्रियाओं के आधार पर गुण को इकाइयों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह मापन का वास्तविक सोपान है, जबकि पूर्ववर्ती दोनों सोपान इस सोपान की पूर्व तैयारी हैं। इस सोपान में व्यक्तियों या वस्तुओं में अंतर्निहित गुणों के वास्तविक रूप का वर्णन किया जाता है तथा प्राप्त परिणामों को इकाइयों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है मापन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ मेजरमेंट।
पहला है अत्यंत संकुचित क्षेत्र। मापन का क्षेत्र अत्यंत संकुचित होता है क्योंकि यह व्यक्ति के एक या कुछ पहलुओं का ही अध्ययन करता है। सेकंड है सूचनाएं देने का कार्य। मापन अंतिम निर्णय नहीं देता है, यह केवल सूचनाएं ही प्रदान करता है। थर्ड है आंकिक स्वरूप। मापन का स्वरूप आंकिक होता है जिसमें उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। फोर्थ है शील गुणों के मध्य अंतर स्पष्ट करने में असमर्थ। मापन शील गुणों के मध्य अंतर स्पष्ट करने में असमर्थ होता है। और लास्ट है शुद्धता का स्तर निम्न। शैक्षिक मापन में शुद्धता का स्तर भौतिक मापन की अपेक्षा निम्न होता है। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपको मूल्यांकन, मापन तथा आकलन में क्या अंतर होता है इसका अध्ययन करेंगे।